हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपना सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो अभी न्यायपालिका चल रही है, तो इसमें हम लोग न्यायपालिका से रिलेटेड कुछ बातें जो है वो समझ चुके हैं, यानी कि मतलब न्यायपालिका क्या होती है। देन उसके बाद हालांकि अभी हम लोगों ने अलग अलग करके नहीं समझा कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ें या हाई कोर्ट के बारे में पढ़ें या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में पढ़ें, तो इनके बारे में बिल्कुल अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। न्यायपालिका न्यायपालिका मतलब सारे कोर्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो वो फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, आपको चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे आपके जो स्थानीय अदालत होते हैं उनकी आप बात करें, तो वो सबको आपको कंबाइन लेके चलना है यहाँ पे। अब न्यायपालिका के तहत इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि इनके क्या क्या विशेष क्षेत्र मिले हुए हैं, इनका कितना अधिकार है किस सेक्टर पे, वो चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। एंड आपको पता है, आज मैं फिर बता दूं कि हमारी जो सरकार होती है वो इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो 3 अंग कहिए, 3 पार्ट कहिए, यानी कि आपकी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो इसमें से आपको पता है कि न्यायपालिका पूरे तरीके से विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। एंड यहाँ पे हमने नियुक्ति की बात की थी, तो उसमें से आपको यदि याद आ रहा हो, अभी कल ही शायद बात की थी हमने या नेक्स्ट वीडियो में, कि क्या हुआ था जब यहाँ के जजों की नियुक्ति होती है। ठीक है, तो एक तो जो सीनियर जजेस होते हैं उनके रिकमेंड से होता है, और उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी मंत्रिपरिषद की सहमति चाहिए होती है। और वहाँ पे हमने ये देखा था कि जहाँ कार्यपालिका उनकी क्या मदद करती, नियुक्ति में मदद करती है, वहीं यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा रहा है, उसे हटाए जाने की प्रक्रिया जो है विधायिका के द्वारा कंप्लीट की जाती है। ठीक है, तो ये बातें हम लोग क्लियर कर चुके हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, और प्लीज़ नहीं आता समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि इस टॉपिक पे हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, ऐसा है, क्या होगा इसका। ठीक है, तो प्लीज़ पूछा करिए, जब आप पूछेंगे तभी आपको उसका जवाब भी मिलेगा। एंड आपका क्वेश्चन आपके माइंड में रहेगा तो जवाब फिर कोई नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो इसलिए पूछा करिए, यदि नहीं समझ में आता और समझ में आ रहा तो फिर अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके कौन कौन से विशेष क्षेत्राधिकार थे। इसमें होता क्या है कि जो हमारी ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, ठीक है, कि सर्वोच्च न्यायालय में आपके कौन कौन से क्षेत्राधिकार हैं। तो भारत का जो आपका सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सार्वभौमिक मतलब सबसे ज़्यादा जो विश्व में माने जाते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी वाले हैं, उनमें से ये एक है। ठीक है, और यदि हम देखें, लेकिन ये संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है, और सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज है। सर्वोच्च न्यायालय की यदि हम देखें को कुछ खास किस्म के क्षेत्राधिकार मिले होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट सबसे हेड में, हमने देखा था ना, पिरामिड की तरह था कि आपके टॉप में सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, फिर अन्य कोर्ट आते हैं, और एक दूसरे से किस तरीके से लिंक है वो चीज़ें भी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास जो जो क्षेत्राधिकार है उनके बारे में देखें तो ये पूरा समझाया गया आपको कि जो भारत है, ठीक है, भारत का आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके क्षेत्राधिकार में आपके आते हैं मौलिक, अपीली एंड सलाहकारी। ठीक है, तो मौलिक में देखें क्या है कि संघ और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा है। तो जो सॉरी, जो आपका ये मौलिक वाला है, इसमें क्या है कि संघ, ठीक है, तो हमारा सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में जब भी विभिन्न इनमें क्या होगा कि विवाद होगा, उसके निपटारे के लिए मौलिक की बात की गई कि मौलिक क्षेत्राधिकार है। अब आता है यहाँ पे अपीली। अपीली में क्या होता है कि दीवानी एवं फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील पर सुनवाई करना। तो ये क्या होता है कि अधीनस्थ न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे कोर्ट जो भी आते हैं, तो उनमें जो केस पेंडिंग में पड़ा उनके अपील के द्वारा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में उस केस को सॉल्व किया जा रहा है, तो इनकी सुनवाई का भी ये जो अधिकार है इनके क्षेत्राधिकार में आता है सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, ये हुआ आपका अपीली। अब आता है सलाहकारी। सलाहकारी की यदि हम बात करते हैं तो जनहित के मामलों तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देना। अब यहाँ पे एक बात ये भी है कि राष्ट्रपति को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सलाह दी जाती है, तो राष्ट्रपति इसे मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। बट हाँ, कहाँ कहाँ पे ये सलाह दे सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप कि कहाँ पे दे सकते हैं, यानी जनहित के मामले में तथा कानून के मसले पर। जब भी कोई विधेयक बिल बनाया जाता है
तो उसमें जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए भेजे जाते हैं वहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट से यदि वो सलाह लेना चाहे तो इन कुछ मुद्दे हैं जहाँ पे वो राष्ट्रपति महोदय को सलाह दे सकते हैं, और राष्ट्रपति के फिर विवेक पर निर्भर करता है कि वो सलाह को मानेंगे या नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये बातें भी आपको याद रखनी है कि सलाह दे तो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सलाह उन्होंने दे दिया तो फिर प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा, बिल्कुल ऐसी बाध्यता नहीं है। अब आता है आपका रिट, और रिट की बात करें तो रिट आपको पता है कि हम लोग पढ़ चुके हैं रिट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से, एंड आज आप लोग फिर से उन पांचों रिटों का रिवीजन कर लीजिएगा कि क्या क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो उसमें ये सारी रिटें दी गई हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है उनकी रक्षा के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कि सीधे डायरेक्ट जो भी आपको पकड़ रहा है ना, आपको मतलब हिरासत में लिया जा रहा है, तो आपके पास कुछ राइट इसके तहत दिए जा रहे हैं। उसके बाद आता है परमादेश, फिर आता है निषेधादेश, उत्प्रेषण लेख एंड अधिकार प्रेक्षा जारी करने का अधिकार, ये सारे अधिकार आपको दिए गए हैं। ये 5 रिटों के तहत 5 रिटें जारी होती हैं। तो यहाँ पे एक बंदी प्रत्यक्षीकरण वो तो हर एक के लिए है, बट जो अदर आपके हैं, चाहे वो परमादेश हो चाहे उत्प्रेक्षण लेख हो, तो इनमें से हर एक के लिए डिवाइड किया गया है कि किसके लिए क्या कैसे है, वो चीज़ें आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है विशेषाधिकार। इसमें क्या होता है कि भारतीय भूभाग की किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है, के तहत कई जो मतलब अपील की जाती हैं या अपील पर सुनवाई करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे पिटीशन भी कई तरीके की होती है, यानी कि लास्ट पिटीशन आपकी क्यूरिटी पिटीशन होती है, देन उसके बाद फिर कोई पिटीशन नहीं आप दायर कर सकते हो। और निर्भया के केस में आप उस केस को पढ़ लीजिए, एंड आपको वहाँ से ही सारे जो भी कानूनी दाव पेच है पता चल जाएंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है अब तक के इतिहास में कि जितने पिटीशन थे आपके वो सारे के सारे लगाए गए, जितने हथकंडे थे उस केस में सारे के सारे बचाने के लिए अपनाए गए हैं। यानी कि हमारे संविधान में जितनी बातें लिखी गई हैं वो सब फॉलो की गई है उस केस में, कि किसी तरीके से बच जाए। हालांकि वो दोषी सिद्ध होते गए, एंड दोषी सिद्ध होने के बाद उनको फांसी की सजा मिली। ठीक है, हालांकि पूरे जितने आरोपी थे सबको नहीं मिली, लेकिन मिली उनको सजा। अब यहाँ पे बात करें, अब इसमें हम देखते हैं मौलिक क्षेत्राधिकार एक एक करके इसको डिफाइन करते हैं क्या कैसे है। तो यहाँ पे देखें, यदि हम बात करें कि जो मौलिक क्षेत्राधिकार का मेन अर्थ होता है, इसमें क्या है कि मुकदमा यानी कि कुछ जो मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। कुछ ऐसे मुकदमे हैं जिनकी सुनवाई डायरेक्ट आपका सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है, ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है, और ऊपर के चित्र में हम लोग देखा भी है कि संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमे सीधे क्या है सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में एक अंपायर का निर्णायक की एम्पायर या निर्णायक की भूमिका निभाता है। कि जो भी संघ से रिलेटेड कोई भी मुद्दा आ रहा है, स्टेट और संघ के बीच में कोई विवाद आ रहा है, कोई मुद्दा आ रहा है, वहां पे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि हमारे स्टेट में भी हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, या हम स्थानीय अदालतों पे जाए, तो बिल्कुल नहीं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट से ही आपको न्याय मिल जाएगा। जब विवाद कहाँ पे होगा, जब विवाद संघ एंड स्टेट में होगा। ये बात हमें याद रखनी होगी कि हमारा और आपका विवाद जब हो रहा है तब नहीं, जब हमारा और आपका विवाद होगा तो हम निचली अदालतों में जाएंगे, ये तो तय है। लेकिन जब एक स्टेट का दूसरे स्टेट से या एक यूनियन का आपके यानी कि जो हमारा संघ है उसका क्या हो रहा है, स्टेट से विवाद हो रहा है, कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पे विवाद चलता रहता है। ठीक है, तो इनमें से क्या होगा कि अब विवाद कहाँ पे उत्पन्न होता है कि किसी संघ ने कानून बनाया, सेंटर कह रहा हम मानेंगे ही नहीं। जैसे अभी आपका जो यहाँ पे किसानों के लिए पीएम किसान योजना चली, बंगाल सरकार ने मानी नहीं। ठीक है, बंगाल अपने जो पश्चिम बंगाल है वो अपने स्टेट में इसे नहीं लागू करवाया। अब अपने स्टेट में लागू नहीं करवाया, दोनों में संघ में और स्टेट में मतभेद शुरू है।
ठीक है। तो इसके निपटान के लिए यहाँ पे जब ऐसे विवाद होते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि इनका समस्या का समाधान वो करेगी। एंड यहाँ पे देखें कि किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों का उठना स्वाभाविक है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया। और इन विवादों को हल करने की जिम्मेदारी जो है सर्वोच्च न्यायालय को की है और इसे मौलिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं आप? मौलिक क्षेत्राधिकार। याद रखिएगा कि मौलिक क्षेत्राधिकार के नाम से जाते हैं जहाँ की डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को पावर मिली हुई है, ठीक है। दिन क्या होता है, क्योंकि इन मामलों को केवल सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है और इनकी सुनवाई ना तो उच्च न्यायालय और ना ही अधीनस्थ न्यायालयों में हो सकती है। अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवादों को सुलझाता है बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों की व्याख्या भी करता है, वो बखूबी, ठीक है। तो आई होप कि ये मौलिक जो क्षेत्राधिकार है वो आप समझ चुके हैं कि सीधे से मतलब है कि जब संघ का और राज्य का आपस में विवाद होगा तो वहां पे आप बताइए कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि अब तो बड़े उसमें विवाद हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों से तो केस सॉल्व नहीं कराएंगे आप। सपोज मान के चलिए कि आपके पापा का और बब्बा जी का अच्छा खासा विवाद हो रहा है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ। तो इसमें से आप क्या करेंगे, बच्चों के पास वो केस नहीं आएगा कि बेटा आप सॉल्व करो, बिल्कुल भी नहीं आएगा। केस तो जाने वाला है उससे भी ऊपर कि बब्बा के भी पापा जिंदा है तो उनके पास जाए, या तो बब्बा ही फिर करेंगे कुछ इसमें निर्णय लेंगे, यहाँ नीचे तो नहीं आने वाला है। ये बात तो बिल्कुल तय है, क्योंकि दो पावरफुल इंसानों के बीच में लड़ाई हो रही है। यहाँ पे पावरफुल थोड़ा कहना गलत होगा, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दो एक हाई लेवल के, या कि हम देखें कि जहाँ पे वही हेड है, जहाँ पे उनके अलावा कोई अब हेड बचा नहीं है, उनके बीच में विवाद हो रहा है, तो फिर भैया ये तो थोड़ा बहुत जिम्मेदारी बनती है कि अब उनमें से भी समस्या का समाधान कौन करेगा। तो जब सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई होगी तो आप सुप्रीम कोर्ट ही जाओगे, ठीक है। कि जब दादा और पापा के बीच में लड़ाई हो रही तो उनमें से वो पापा के भी पापा जो जिंदा होंगे वहां पे जाएंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे आता है रिट संबंधी जो अधिकार हैं उनके बारे में देखें। इसमें क्या होता है कि जैसा कि मौलिक अधिकारों में या मौलिक अधिकारों वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े भी हैं कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है कि आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय जो आपका हाई कोर्ट होता है भी रिट जारी कर सकता है। तो उच्च न्यायालय के पास भी रिट जारी करने की पावर होती है। ये बात आप नोट कर लीजिए कहीं पे कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रिट नहीं जारी कर सकता है, क्योंकि यदि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है तो उसके लिए भी एक आर्टिकल डिफाइन किया गया है जिसके तहत आपके राज्यों को भी ये पावर है कि यहाँ पे वो भी रिट जारी कर सकते हैं। और स्टेट के लिए जो यानी कि हाई कोर्ट के लिए जो आर्टिकल है वो है आपका 226 है, ठीक है। तो ये दोनों ही आर्टिकल आपको याद रखनी है कि 32 के तहत क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर मिला हुआ है रिट वगैरह जारी करने का, और 226 के तहत किसे ये मिला हुआ है पावर, हाई कोर्ट को। दोनों ही मौलिक अधिकारों का संरक्षक माने जाते हैं। और हाई कोर्ट से भी आपको पता है कि ऊपर सुप्रीम कोर्ट ही है, तो हाई कोर्ट से भी केस सॉल्व नहीं होता, तो सुप्रीम कोर्ट तो हमें जाना ही पड़ेगा। और उसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो रिटे वगैरह है स्टेट भी जारी करता है, लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है कि वह चाहे तो उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। और इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या ना करने का आदेश दे सकती है, ठीक है। तो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हम चाहें तो हम, ऐसा तो नहीं है कि सीधे हम कहते वी आर इंडियन, बिल्कुल हम इंडियन है, बट इसमें से ये भी है कि हम अदर स्टेट में रह रहे हैं, स्टेट के भी अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशन है। तो यदि हम चाहें तो हाई कोर्ट जाएं पहले कि भैया हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप हमें न्याय दीजिए। और यदि हम नहीं चाहते कि हम हाई कोर्ट जाएं, हमें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है हाई कोर्ट पे, तो फिर हम क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
ऐसी कोई बाध्यता नहीं कि आपने हाई कोर्ट में केस दायर नहीं किया, सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए, क्यों आ गए? कोई आपसे सवाल नहीं करने वाला है, क्योंकि आपके पास वो राइट है कि आपकी मर्जी, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट अपना केस लेके जाएं इस मामले में। ये जो मामला, हर मामले में नहीं कि हमारा आपका विवाद हुआ तो हम पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, ये उसमें नहीं, इस मामले में यानी अधिकारों के मामले में। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब आता है हमारा अपीली क्षेत्राधिकार। अब हम इसमें बात करें तो क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो अपील का क्या है, उच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में क्या होता है कि अपील कर सकता है। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध कि हमें इनका फैसला मंजूर नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। ठीक है, सपोज आपने कोई हाई कोर्ट में केस दायर किया, हाई कोर्ट जो आपके स्टेट के सबसे हाई लेवल के कोर्ट होता है उसे कहते हैं, तो आपने कोई भी केस दायर किया तो आपकी निचली अदालत में जाएगी, फिर जिला अदालत में जाएगी, फिर उससे ऊपर हाई कोर्ट जाएगी। ठीक है, लेकिन वहाँ भी आपको क्या लग रहा है कि भैया अभी भी इनके निर्णय में कुछ दाल में काला, हमें संतोष नहीं है कि ये सही ही निर्णय दे रहे हैं, तो उसकी अपील आप कहाँ करोगे, सुप्रीम कोर्ट करोगे। और सुप्रीम कोर्ट आपको क्या करेगा, न्याय देने की पूरी कोशिश करेगा, पूरी कार्यवाही करेगा। लेकिन क्या होता है कि उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है, अर्थात उसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला उलझा हो। तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ सीधे हमने कह दिया कि ऐसी ऐसी बात है। तो सपोज मान के चलिए कि जैसे केशवानंद बनाम भारती मामला था, गोलकनाथ मामला था, इनमें संविधान की व्याख्या करने जैसा कोई बात थी। ठीक है, कि यहाँ पे जो संविधान में बनाया गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार हमें दिया गया था, उसी के आधार पर जब जमीन वगैरह हड़पी जा रही थी तभी तो ये केस आए थे एंड इन्हें हटाया गया था फिर। ठीक है, तो यहाँ पे था कि भैया हमें अब ये तो हमारा मौलिक अधिकार हो गया ना, संपत्ति का अधिकार, तो ऑब्वियस था कि यदि निचली अदालत में केस नहीं सुलझेगा तो सुप्रीम कोर्ट हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी वो अपील कर रहे हैं तो वो ये कहें, उन्हें लिखित रूप में ये देना होगा कि हाँ, ये इसमें संविधान के कुछ नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है या ऐसी कोई बात है, तभी वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली मुंह उठाए चले जाएं, कोई भी केस हुआ, झगड़ा हो रहा, किसी की हाथापाई हो रही, हम चले गए। अब यहाँ पे संविधान कौन सी व्याख्या कर रहा है आपका, कि आपने उसको चार चांटा लगाया, उसने आपको चार चांटे अधिक लगा दिए और हम चले गए कि भैया इसने हमें मारा है, इसने हमें पीटा है, अब हमें तो न्याय मिलना चाहिए। तो मारा तो आपने भी है, इसमें संविधान में कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि कोई आपको मार रहा है तो आप मरवाते रहो, आप भी पीटो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो मतलब सीधा सा मेरा कहने का मतलब है कि हम छोटे छोटे मामलों में नहीं जा सकते कि हाई कोर्ट के केस नहीं सॉल्व हो रहा तो सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे, बट किस आधार पे जाएंगे, तो वो भी थोड़ा सा एक समझने वाला मुद्दा है कि वहाँ पे हाई कोर्ट को ये देना पड़ता है कि हाँ ऐसा कुछ है, इसमें इस मुकदमे में दम है जो कि आप ही सुलझा सकते हो। अब क्या होता क्या है कि अगर फौजदारी, यानी कि जो फौजदारी के मामले में निचली अदालत जैसी मतलब किसी को फांसी की सजा दे दे तो उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो एग्जाम्पल के लिए क्या है कि अगर फौजदारी मामले जो हैं उनमें निचली अदालतें आपकी क्या करें कि फांसी की सजा दे दें। ठीक है, फांसी की सजा, किसी को जान से मारना ना तो हमारे कानून के लिए इतना आसान है, ना हम सबके लिए इतना आसान है। ठीक है, तो बहुत ही रेयर केस में फांसी की सजा दी जाती है, उम्र कैद की भी सजा होती है तो वो सुना दी जाती है। बहुत ही मतलब आप मान के चलिए कि मेजर कंडीशन होगी तभी आपको फांसी की सजा दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जब आपकी निचली अदालतें जो वो फांसी की सजा सुना रही कि इसे फांसी दे देनी चाहिए इस बंदे को, तो क्या होगा कि उसकी अपील या उच्च न्यायालय में की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। ठीक है यानी कि अभी निचली अदालतों की बात हो रही है तो उससे ऊपर तो आपकी सर्वोच्च वो हाई कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आ रहा है ना, तो पहले हम हाई कोर्ट जाएंगे, देन हाई कोर्ट में भी कुछ ऐसा ही फैसला आ रहा तो हम
सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे कि यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील की अवज्ञा मतलब आज्ञा ना दे, तब भी सर्वोच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह उस मुकदमे में की गई अपील, जो मुकदमे में अपील की गई है, को विचार के लिए स्वीकार कर लें। और यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसे कानूनी मुद्दों को दोबारा जांच करेगा। यदि न्यायालय को लगता है कि कानून या संविधान का यह अर्थ या वह अर्थ नहीं है जो उसमें बताया जा रहा था, जो निचली अदालतों में समझा गया, तो क्या होगा कि सर्वोच्च न्यायालय उनके निर्णय को बदल सकता है तथा इसके साथ उन प्रावधानों की नई व्याख्या भी दे सकता है। दिन क्या होगा कि उच्च न्यायालयों को भी अपने नीचे की अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपीली क्षेत्राधिकार है। तो इसमें निचली अदालतों के विरुद्ध अपीली क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट को भी है और सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी निचली अदालतों के विरुद्ध क्षेत्राधिकार का है, यानी निचली अदालतों में फिर हाई कोर्ट भी आ जाता है। ठीक है, एंड आई होप कि मेरे इतना चिल्ला चिल्ला के बताने के बाद आपको बातें मेरी पूरी क्लियर तरीके से समझ में आ रही होंगी। और प्लीज़ नहीं आ रही तो मैं फिर कह रही हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें नहीं समझ में आया यहाँ पे। ठीक है, मैं ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगी और बेहतर समझाने की भी कोशिश करूँगी कि आपको कंसेप्ट जितने भी है समझ में आ जाए कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अदर कोर्ट जो है, कंफ्यूजन तो बिल्कुल क्रिएट ही मत करो आप, डायरेक्ट हमारा फंडा क्लियर होना चाहिए। अब आपका आ रहा है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। ठीक है, अब इसमें क्या बातें की जा रही है कि मौलिक और अपीली क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। इसके अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। लेकिन ना तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को, यानी कि दो में से कोई भी, कि उनसे सलाह मांगा जा रहा है तो नहीं देना चाहते वो तो नहीं देंगे, देना चाह रहे हैं तो वो देंगे। तो राष्ट्रपति को मानना है तो मानेंगे, नहीं मानना है तो नहीं मानेंगे। इन दोनों में कोई बाध्यता नहीं है। बट हाँ, ये है कि यदि आप कभी भी कंफ्यूज हो रहा, राष्ट्रपति महोदय को लग रहा किसी भी विधेयक पे कि इसमें क्या करना चाहिए, तो वो सलाह ले सकते हैं। बट अब ये हो कि हाँ भैया, आपने हमसे सलाह मांगी है, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा, हमने जो कह दिया वो तो आपको मानना ही पड़ेगा। अब सपोज मैं यहाँ पे कहूँ कि कोई केस है ऐसा जो कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे बता दीजिए। अब भैया आप तो मेरे ऊपर चढ़ बैठे कि नहीं, मैंने बताया तो आपको वो मानना ही पड़ेगा। तो ये काम थोड़ा सा मतलब इसमें समझ के चलिएगा कि कोई बाध्यता नहीं है, हमारी मर्जी थी, हमें नहीं समझ में आ रहा था, हम आपसे मांगे, लेकिन आपकी सलाह देने के बाद हमारा विवेक काम करने लगा कि आप जो कह रहे हो वो कहीं ना कहीं गलत है और हमारा जो दिमाग है जो चल रहा अभी फिलहाल पे वो हाँ सही है, सही डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से करेंगे। तो आप कोई इसमें ये ऐसा नहीं कहोगे कि हमसे फिर क्यों सलाह मांगे थे जब आपको मानना नहीं था, तो या तो आप हमसे सलाह मांगे तो आपको अब मानना ही पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। और हम आपको कहें कि नहीं, आपको सलाह देना ही है, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को कहे कि नहीं आपको सलाह देना ही है, बिल्कुल नहीं, वो बाध्य नहीं है, मन नहीं करेगा उसको नहीं देगा। ये बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से कि सलाह देने के लिए वो बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति क्या है कि ना तो वो मानने के लिए बाध्य है और ना ही वो देने के लिए। मर्जी है तो देंगे, नहीं मर्जी है तो नहीं देंगे, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, कि आप हमारे अपने एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि मैंने आपसे मांगा, आपका मन नहीं है, नहीं दोगे, और आपने दे भी दिया तो अब आप हम पे जबरदस्ती नहीं करोगे कि आपको मानना ही पड़ेगा। बस इतनी बात है। और उसके बाद अब आता है कि फिर सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श देने की शक्ति की क्या उपयोगिता। जब ऐसा है तो फिर क्या मतलब है कि आप मतलब ये पावर हम दे रहे हैं, तो इसकी दो मुख्य उपयोगिताएं हमें दिखती हैं। पहली जो है कि इससे सरकार को छूट मिल जाती है कि किसी मतलब महत्वपूर्ण मसले पर कार्रवाई करने से पहले वह अदालत की कानूनी राय जान ले और इससे बाद में क्या होगा कि कानूनी विवाद से बचा जा सकता है। दूसरी क्या हो सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्तावित निर्णय या विधेयक में सुनिश्चित संशोधन कर सकती है। तो ये दो बातें कहीं ना कहीं हो सकती हैं। इसमें आर्टिकल दिए गए हैं, ये है क्या, तो आर्टिकल जो 137 है
सॉरी। तो ये जो 137 है, इसमें क्या है कि उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्वलोकन करने की शक्ति होगी। तो जो आपका उच्चतम न्यायालय है, आर्टिकल 137, ये आप नोट करिए अपनी नोट में। इसके तहत क्या होगा कि जो भी आपके यानी कि जो वो निर्णय सुना रहा हो ना, पुनर्वलोकन वो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 144। इसमें क्या, बहुत अच्छे तरीके से आपने कई बार इसे सुना होगा, बहुत ट्रेंडिंग में रहता है 144। अब ये है क्या, तो भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकरण उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। तो 144 के तहत आपको क्या बताया गया है इसमें कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से क्या करेंगे कि कार्य करेंगे। आपने कई बार सुना होगा धारा 144 लगा दी गई। ये धारा 144 है क्या, आज आपको इसका डिटेल पढ़ना है। धारा 144 है क्या, ये तो हम अभी आर्टिकल 144 की बात कर रहे थे। धारा ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, आर्टिकल और धारा में अंतर होता है। तो धारा आपको पढ़नी है 144, क्योंकि कई बार आपने सुना कि धारा 144 लगा दी गई, इस स्टेट में लगा दी गई, जम्मू कश्मीर में लगाई गई थी। क्या है, कैसे है, क्या उसकी प्रोसेस है, प्लीज पूरा आप उसे पढ़िएगा एंड 2 लाइन में आप कमेंट करके बताइएगा भी, ठीक है। तो ये आर्टिकल 144 भी आपको याद रखना, 137 भी, एंड धारा जो आपकी 144 है उसे भी याद रखना है। अब हम यहाँ पे आते हैं कि क्या होता है कि जो अभी पिछले प्रश्न पर दिए गए अनुच्छेद को पढ़े, तो ये अनुच्छेद हमें भारत की न्यायपालिका को की एकीकृत प्रवृत्ति और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को समझने में मदद करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारतीय भूभाग के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं और उसके द्वारा दिए गए निर्णय जो संपूर्ण देश में लागू होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने निर्णयों में मतलब क्या होती है, निर्णयों से बाध्य नहीं है और कभी भी उनकी समीक्षा कर सकता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के मामले में भी वह स्वयं ही देखता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा समझ के चलिएगा क्या कैसे है। अब आता है न्यायिक सक्रियता, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे, न्यायिक सक्रियता क्या है, कैसे है, वो बातें आज हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो इसमें यदि देखा जाए कि अब यहाँ पे यदि हम इसमें देखते हैं कि जो न्यायिक सक्रियता है, ठीक है, तो इस न्यायिक सक्रियता में कैसे लोग मतलब न्यायालय के द्वारा कितना जल्दी किसी भी केस को सॉल्व किया जाता है, क्या कैसे किया जाता है, उसके बारे में यदि समझे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी न्यायिक सक्रियता अथवा जनहित याचिका के बारे में सुना है। तो आपने बिल्कुल हो सकता है कि कई बार सुना हो, कि न्यायिक सक्रियता ना भी सुने होंगे, बट जनहित याचिका आप हो सकता है कि सुने हो, ठीक है। और नहीं भी सुने हैं तो आज यहाँ पे आप सुनेंगे भी और समझेंगे भी। इसमें क्या है कि आजकल न्यायपालिका पर चर्चा में इन दोनों शब्दों का अक्सर प्रयोग होता है और अनेक लोगों का मानना है कि इन दोनों ने न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें पहले से अधिक जनोन्मुखी बना दिया है। अब यहाँ पे क्या है कि भारत में न्यायिक सक्रियता का जो मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका यानी कि सोशल एक्शन लिटिगेशन रही है। तो क्या है, भारत में जो न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन है वो सबसे पहले तो जनहित याचिका, या हम बात करें कि सामाजिक व्यवहार याचिका यानी कि सोशल एक्शन लिटिगेशन रही है। और आखिर में यहाँ पे क्या होता है कि यदि देखा जाए जनहित याचिका है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जनहित याचिका के बारे में समझेंगे, कब और कैसे इसकी शुरुआत होती है। कानून और मतलब कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हो। यानी कि इसमें क्या है, जो जनहित याचिका है कि कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति अदालत या कोई भी व्यक्ति जो भी होगा वो तभी अदालत जा सकता है जबकि उसका क्या हो, व्यक्तिगत नुकसान हो, मतलब हुआ हो। और इसका मतलब यह है कि अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में फंसने पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। और 1979 में इस अवधारणा में बदलाव आया, यानी कि 1979 में क्या होता है कि इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आया। और यहाँ पे क्या हुआ कि 1979 में इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसे पीड़ित लोगों ने
नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया था। यानी कि पहले जो जनहित याचिका थी उसका मतलब क्या था कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा, हम अपने व्यक्तिगत अधिकारों को लेके जा रहे हैं एंड उसके तहत फिर सुप्रीम कोर्ट हमारी कार्यपालिका को आदेश दे रही है कि आपको या न्याय विधायिका को कि ऐसे-ऐसे नियम कानून बनाने हैं आपको इस आधार पे, ठीक है? कि शोषण के विरुद्ध हम जा रहे हैं लेके कि हमारे मतलब अधिकारों का शोषण किया जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे शोषण के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें निर्णय देगी कि क्या कैसे करना है, उसके लिए कानून बनाने की भी वहाँ पे वो सलाह देगी। तो इसमें से क्या हुआ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहले क्या था जनहित याचिका में कि हम अपने पर्सनल ओपिनियन लेके जा रहे हैं, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स लेके जा रहे हैं और वहाँ पे बात कर रहे हैं। लेकिन 1979 में एक केस आता है और उसके बाद से ये बदलाव थोड़ा सा इसमें किया जाता है कि सपोज हमें कोई प्रॉब्लम्स है और हम नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारे वजह मतलब कि हमारी उसमें केस को लेके आप जा सकते हो, ठीक है? और वहाँ पे आप भी यदि केस को दायर करते हो तो वो केस, हालांकि प्रॉब्लम मेरी थी लेकिन लेके आप जा रहे हो, तो इसमें से कोई ये दिक्कत नहीं होगी कि हम ही लेके जाएं। हम नहीं लेके जा सकते लेकिन आप वहाँ पे हमारी हेल्प कर सकते हो, तो इसमें से सुप्रीम कोर्ट उसे न्याय बराबर देगी। और इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे यदि हम देखें जो भी इसमें बदलाव करते हुए न्यायालय ने कोई भी यहाँ पे जो भी मुकदमा होगा तो पीड़िता के अलावा भी वहाँ पे दायर कर सकते हैं। चूंकि इस मामले में जनहित से संबंधित इस मुद्दे पर विचार हो रहा था, अतः इससे क्या है कि और ऐसे ही अन्य अनेक मुकदमों को जनहित याचिकाओं के नाम यानी उनका नाम दिया जाता है। यहाँ पे यदि देखें कि उसी समय क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने क्या किया कि कैदियों के अधिकार से संबंधित मुकदमे पर भी विचार किया। जब हमारा 1979 में जनहित याचिका में विचार विमर्श किया गया, तो वहीं पे जो जेल पे कैदी थे उनके भी कुछ राइट्स होते हैं। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने हालांकि गलती हर एक इंसान से होती, गलती की सजा भी भुगत रहे हैं, लेकिन बद से बदतर जिंदगी बना दी जाए ये भी उनका राइट नहीं है। कहीं ना कहीं हम उनके जीवन जीने के अधिकारों का हनन करें, क्योंकि उनके पास भी जो जेल में कैदी हैं उन्हें भी जीवन जीने की स्वतंत्रता है, ठीक है? हालांकि वो फांसी की सजा दी जाती है बहुत ही रेयर केस में, वो अलग बात है कि फिर उनकी हत्या की जाती है, लेकिन वहाँ पे केस भी ऐसा होता है कि हत्या करने के लिए वो प्रावधान भी बनाए गए हैं। लेकिन ज़्यादातर जितने भी कैदी हैं आप देखेंगे कि बहुत अच्छी उनकी जेल में सुविधाएं होती है हर एक चीज़ कि ना तो वो बीमार होने पाए, यदि बीमार होते हैं तो उनका ट्रीटमेंट भी कराया जाता है, उन्हें खाना भी बहुत अच्छे तरीके से दिया जाता है एंड फांसी की सज़ा भी दी जा रही है। तो एक बीमार व्यक्ति को कभी भी फांसी की सज़ा नहीं दी जाती है और उसका पूरा जब फांसी देने जाते हैं ना, उससे पहले सारी वहाँ पे उसका जितना भी है कि वो मेंटली अच्छा है या उसका स्वास्थ्य अच्छा है, मतलब पूरे तरीके से वो फिट फाट होना चाहिए, तभी उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। अदरवाइज थोड़ा सा भी उसमें कहीं भी ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम्स है इसके बॉडी में, तो पहले उसका ट्रीटमेंट होगा, उसे ठीक किया जाएगा, ठीक करने के बाद उसे मारा जाएगा, यानी उसे फांसी पे लटकाया जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए भी पहले हालांकि ऐसे अधिकार नहीं थे, बाद में विचार किया गया कि कैदियों के लिए भी हमें कुछ अधिकार देने चाहिए। इससे क्या हुआ कि ऐसे मुकदमों की बाढ़ सी आ गई जिसमें जन सेवा की भावना रखने वाले नागरिकों तथा स्वयंसेवी संगठनों ने अधिकारों की रक्षा, गरीबों के जीवन को और बेहतर बनाने, पर्यावरण की सुरक्षा और लोकहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की। और जनहित याचिका मतलब न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन हो गई। तो जैसे ही कानूनों में बदलाव आता है, पहले तो था कि हमारे, अब यहाँ पे देखिए कि ये कानून मतलब इसमें सुधार करना भी ज़रूरी था कि किसी व्यक्ति के द्वारा हमारा ही शोषण किया जा रहा है, ठीक है? हमें ही डराया धमकाया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि यदि तुम कोर्ट गए तो समझ लेना कि फिर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं और वहाँ पे जान भी चली जाती है, ठीक है? तो अब इसमें से हमें ऐसी-ऐसी धमकियाँ मिल रही, हमारी तो हिम्मत नहीं होगी कि अब हम कहीं पे जाएँ। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति थर्ड पर्सन आके और उसे यदि हमने अपनी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी हिम्मत करके बता दी, तो वो हमारी हेल्प के लिए, और यहाँ पे समाज सेवा बहुत है, बहुत से समाज सेवी संगठन भी हैं। अभी हमने देखा मतलब बाढ़ सी आ गई, सुप्रीम कोर्ट केस भी सॉल्व नहीं कर पा रहा, तभी तो ये न्यायिक सक्रियता की बात आई कि अब न्याय कहाँ है, मतलब न्याय मिल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि जब केस इतने सारे आ रहे हैं तो न्याय क्यों नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ पे पहले तो था कि आप निजी जाओगे तो निजी में तो बहुत कम, एक तो गरीबी के कारण नहीं जा पाते थे कि इतना पैसा नहीं है कि सारी जिंदगी और इतना टाइम भी नहीं कि हम कोर्ट कचहरी में बिता दें।
तो लोग ये सोच के नहीं जाते थे। लेकिन जब बाद में मुद्दा उठता है कि कोई भी जा सकता है, कोई भी वहाँ पे उनकी मदद के लिए खड़ा हो सकता है आगे, तब तो फिर वहाँ पे मतलब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही, कि जो भी केस थे ना उनकी ना ऐसे कह सकते हैं कि बाढ़ सी आ गई। मतलब इतने ज़्यादा केस आए, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हर जगह पे थी, बस जा नहीं रहे थे लोग। हाँ, न्याय सबको चाहिए था, लेकिन आवाज़ किसी को नहीं उठाना था। और जैसे उसमें सुधार होता है, वैसे ही यहाँ पे केस सामने आने लगते हैं, और किसी के द्वारा मुकदमा करने पर क्या होता है कि उसे मुद्दे मतलब उस मुद्दे पर विचार करने के साथ-साथ न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबरों और डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बनाकर उन पर भी विचार करना शुरू कर दिया। इस तरह न्यायपालिका की यह नई भूमिका न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हुई। ठीक है? तो यहाँ पे जब केस आने लगे, केस के लिए वहाँ पे उनकी सुनवाई भी होने लगी, तो ये आप न्यायिक सक्रियता की एक हम कह सकते हैं कि लोकप्रिय जो हमें दिखाई देती है। और न्यायिक सक्रियता हम ये भी कहते हैं कि नहीं भी है। कहीं-कहीं पे हम देखते हैं कि रेप केस आया, यानी कि निर्भया का केस 2012 में होता है, 2020 में उसे न्याय दिया जाता है। यानी कि 2012 का केस आज 2020 में क्या होता है, वो जस्टिफाई होता है। तो कहीं न कहीं तो हमारी जुडिशरी में प्रॉब्लम है, क्योंकि न्याय मिलना चाहिए था तब के तब, यानी तुरंत के तुरंत, लेकिन न्याय मिला नहीं। ठीक है? वो हैदराबाद वाला जो कांड हुआ था, तो उसमें क्या हुआ कि पुलिस वालों ने डायरेक्ट वहीं पे टपका दिया। वो जो 3 आरोपी थे उनको वहीं पे मार दिया, कि ये कुछ ऐसा मतलब केस बना के। तो इसमें से ऐसा होना चाहिए था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, वहाँ पे तुरंत सुनवाई हो, जो भी अपील है उनका तुरंत। और ऐसे केसेस जो होते हैं, ऐसे में क्या होता है ना कि कहीं न कहीं हम एक अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। ये रेप का नाम नहीं ले रहे। आए दिन आप न्यूज़पेपर में कुछ नहीं मिलेगा पढ़ने को, वो चलेगा, लेकिन 1-2 रेप के केस ज़रूर मिलेंगे पढ़ने को, ठीक है? तो इसमें से प्रॉब्लम यहीं पे है, क्योंकि हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आज केस आया, अब उनको लगता है कि ठीक है ना, आज है, कल देखा जाएगा कल क्या होता है। और यहाँ पे तो हमारा कानून इतना अच्छा है कि उसमें से 10 साल, 12 साल तो आराम से हमारी ज़िंदगी कट ही जानी है, जेल में ही कटे लेकिन कट जानी है। तो किसी को डर नाम की तो चीज़ है नहीं कि इस कानून व्यवस्था के तहत मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा या कुछ। हालाँकि न्याय मिला, फांसी की सज़ा हुई उन्हें, लेकिन हुई कब? जाके 2012 का केस आज 2020 में सॉल्व हो रहा है, तो इतना लेट भी मतलब जो न्याय हो रहा है, तो कहीं न कहीं आप कह सकते हो आपकी न्यायिक सक्रियता की कमी देखने को मिल रही है। और ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में ना केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। वहाँ पे अभी जो जजों की संख्या बढ़ाई गई थी, तो उसका मेन रीज़न यही था। कोई पेमेंट देने के लिए या उनकी संख्या को गिनाने के लिए जजों की संख्या नहीं बढ़ाई गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या का बढ़ाने का ही एक रीज़न था कि जो भी केस पेंडिंग में पड़े, उन्हें जल्दी सॉल्व किया जाए। जल्दी सॉल्व करेंगे, जल्दी न्याय मिलेगा, जल्दी जो भी केसेज़ हैं हम उन्हें, और लोगों की जो सुप्रीम कोर्ट के प्रति एक मतलब विश्वास बना हुआ है कि यहाँ से हमें न्याय मिलेगा। ठीक है? वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों को ही लेके चलिएगा, तो इसमें से कहीं न कहीं उनका ये विश्वास भी कायम रहे। और इसमें यदि देखें कि अभी हमने देखा कि न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह भी वो लोग पूरा सर्च मारते थे, क्योंकि किसी को भी यदि हमें सज़ा देनी है, तो उसके लिए पहले हमें पूरी जाँच-पड़ताल करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि बाद में पता चलता है कि हमने जिस बंदे को सज़ा दी, उस बंदे ने तो ऐसा गुनाह किया ही नहीं था, तो ये भी गलत है कि एक निर्दोष मारा जाता है। तो इसलिए हमें आपको याद होगा, अभी हमने पहले ही जो विधायिका या कार्यपालिका में हमने देखा था कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी वो मतलब उस समस्या की जड़ वो नहीं था, यानी कि उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उस बंदे को गिरफ्तार किया जाता है, और उसकी 70 साल उम्र होने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे ये जो कि जिस केस के लिए हम इसे गिरफ्तार किए थे, जिस अपराध के लिए, तो ये अपराध तो इसने किया ही नहीं था। यानी कि उसके लाइफ के उसकी उम्र 70 वर्ष की हो गई, तब जाके क्या हुआ कि कोर्ट ने उस पे ध्यान दिया, यानी कि न्यायालय ने उसमें ध्यान दिया और केस सॉल्व करने की कोशिश की। तब तक तो उस व्यक्ति की पूरी जो लाइफ थी वो तो बर्बाद हो चुकी थी। यानी कि अब उसकी मरने की उम्र तो आ चुकी थी, तो चाहे वो जेल पे रहे, चाहे जेल से बाहर रहे। तो उसकी जो गलती नहीं थी, उस पे वो फँसा दिया गया। तो यहाँ पे ऐसे भी होता है, इसीलिए न्यायिक सक्रियता कहीं न कहीं और ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है कि न्याय मिले तो जल्दी मिले। कोई भी केस आ रहा है, उसमें न्याय दिया जाए तो जल्दी दिया जाए। आप 8 साल, 10 साल, 12 साल लगा रहे हो, उतने में तो आदमी की ज़िंदगी खत्म हो जाती है।
तो इसलिए इसमें ये सारी बातें बताई गई हैं। अब आते हैं यहाँ पे कुछ जनहित याचिकाएँ हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसमें क्या बताया गया था कि 1979 में क्या हुआ था, समाचार पत्रों में विचाराधीन कैदियों के बारे में कुछ खबरें छपी थी। बिहार में जो जेल थे, तो जेलों में कैदियों को काफ़ी लंबी अवधि में से बंदी बनाकर रखा जा रहा था। जिन अपराधों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था, यदि उसे मतलब उसमें उन्हें सज़ा दी जाती या होती, तो भी उतनी लंबी अवधि के लिए कैद नहीं हो सकते थे। कि हमने चोरी के लिए दिया तो चोरी के लिए 1 साल 2 साल। अब हमने 70 साल तक उसे बंद करके रखा है, यानी उसकी एज के 70 साल हो गए, तब तक उसे बंद करके रख रहे हैं। 23 साल की उम्र में हमने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी 70 साल उम्र होने तक हम उसे बंद करके रख रहे हैं, जबकि सज़ा उसकी 2 से 3 साल की थी। किसी ने चोरी किया तो आप कितनी सज़ा दे सकते हो? 2 साल, 3 साल, 4 साल या कि 7-8 साल, ठीक है। लेकिन हमने उसकी तो पूरी लाइफ ही यहाँ पे बंद करके रख दी, क्योंकि हमने उसकी फाइल खोली ही नहीं दोबारा। तो ऐसे केस आए सामने, तभी इसमें सुधार किया गया कि जितनी लंबी अवधि तक वहाँ पे रखा गया कि अब वहाँ पे न्याय होगा, अब न्याय होगा, लेकिन न्याय की तो कोई बात ही नहीं, उनकी फाइल ही नहीं खोली जा रही है। और वो ना चाहते हुए भी मतलब उनको जो सज़ा के हकदार नहीं थे, वो भी उन्हें भुगतना पड़ता है। इसलिए क्या हुआ कि इस खबर को आधार बनाकर एक वकील ने एक याचिका दायर की और सर्वोच्च न्यायालय में यह मुकदमा चला और यह पहली बार जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। इस मुकदमे को हुसैन नारा, यानी कि इसमें क्या है, इस मुकदमे ये जो पहला मुकदमा था जनहित याचिका का, यहाँ पे क्या हुआ था, हुसैनारा खातून बनाम बिहार सरकार के नाम से जाना जाता है। तो इस मुकदमे का नाम आप लोग अच्छे तरीके से अपने नोट्स में बना के लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मुकदमा है जनहित याचिका का, यहाँ पे एक वकील के द्वारा ये दायर किया जाता है। इसमें क्या था, हुसैनारा खातून बनाम बिहार सरकार, ठीक है, ये मुकदमे का नाम था, ये बनाम करके ही दिया जाता है। अब क्या होता है, एक केस और आता है। 1980 का केस था। तिहाड़ जेल के एक बंदी ने क्या किया कि सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश कृष्णा अय्यर को एक पत्र भेजा और इसमें बंदियों को दी जाने वाली शारीरिक यातनाओं का वर्णन किया गया था। न्यायाधीश ने उसे ही एक याचिका मान लिया, यानी कि न्यायाधीश ने क्या किया, उसे ही एक याचिका मानकर, यद्यपि बाद में न्यायालय ने पत्रों को याचिका के रूप में स्वीकार करने की जो प्रथा थी वो समाप्त कर दी। क्योंकि फिर क्या होता है ना कि जब भी हमें कुछ थोड़ा अच्छा मिलता है, उसका हम दुरुपयोग बहुत जल्दी करने लगते हैं। कि यदि बंदियों के द्वारा वहाँ पे दिया गया है कि ऐसा-ऐसा हो रहा है, तो जो जस्टिस थे वहाँ के, वो मान लिए कि चलो ठीक है, इनकी कोई याचिका दायर तो कर नहीं रहा, इनकी जो मतलब अभी चिट्ठी पत्री आई हुई है उसी को हम मान लेते हैं, तो फिर सब के सब देने लगे। तो बहुत से झूठे केस भी आने लगे कि वहाँ पे जिनके साथ हो रहा है अत्याचार वो भी दे रहे हैं, जिनके साथ नहीं हो रहा वो भी दे रहे हैं। तो इसमें से फिर बाद में इसे क्या कर दिया गया, टोटल बंद कर दिया गया था कि ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई भी कैदी आ रहा है और वो दे रहा है तो हम उसे मान लेंगे। लेकिन यह मुकदमा जो था सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, तो ये दोनों ही मुकदमे, यानी कि हुसैन नारा खातून बनाम बिहार सरकार और दूसरा मुकदमा जो था सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 के नाम से शुरुआती जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो ये जो 2 मुकदमे हैं, दोनों पहले जनहित याचिका के मुकदमे हैं और ये कैसे होते हैं, किस तरीके से, आप लोग इसको समझ चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जनहित याचिकाओं के माध्यम से क्या होता है कि न्यायालय ने अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया। शुद्ध हवा, पानी और अच्छा जीवन पाना पूरे समाज का अधिकार है, यानी कि हमें प्योर हवा चाहिए, अच्छी हवा, प्योर वाटर चाहिए हमें, और अच्छा जीवन जीने के अधिकारी हम सभी हैं। चाहे एक अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे अच्छा हो, चाहे गंदा हो, कुछ भी मैटर नहीं करता वहाँ पे जीवन जीने के लिए। मेन चीज़ें जो ज़रूरी होती है कि आपको शुद्ध हवा मिलने की के हकदारी हैं या पाने के, शुद्ध पानी पीने के हकदारी हैं आप, और अच्छा जीवन जीने के हकदारी आप हैं, और ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। और क्या होता है कि पूरे समाज का ये अधिकार बना दिया जाता है। न्यायालय का मानना था कि समाज के सदस्य के रूप में अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्तियों को इंसाफ की गुहार लगाने का अधिकार है। और इसके बाद, इसके अतिरिक्त जो 1980 के बाद जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायपालिका ने उन मामलों में भी रुचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत की शरण नहीं ले सकते थे। क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि यदि अदालत में लोग आज भी जाना पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम जितने कदम अदालत में चलते हैं, उतने रुपए हमारे खर्च होते हैं।
यानी कि हमने एक कदम रखा, अदालत की जो आपका मेन गेट है उसके अंदर से आप घुसना प्रारंभ करो तो पैसा आपका खर्च होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी जाना, मतलब एक आम नागरिक तो वहां तक पहुंच उसकी बहुत मुश्किल होती थी और आज है भी। बहुत कुछ सुधार हुआ है, लेकिन एक तो कोई जाना नहीं चाहता और जा भी रहे हैं तो फिर वही टाइम तो लगता है, खैर। और इसमें से सुधार किया गया था और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायालय ने जन सेवा की भावना से भरे नागरिक, सामाजिक संगठन और वकीलों को समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर से याचिकाएं दायर करने की इजाज़त भी दी थी। अब इसमें से हम देखते हैं यहाँ पे कि जो न्यायिक सक्रियता का हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा है और इससे न केवल व्यक्तियों बल्कि विभिन्न समूहों को भी अदालत जाने का अवसर मिला। इससे क्या हुआ कि इसने न्याय व्यवस्था को लोकप्रिय, लोकतांत्रिक बनाया और कार्यपालिका उत्तरदायी बनाने, यानी कि बनने पर बाध्य हुई। जो हमारी कार्यपालिका थी वो क्या हुई, उत्तरदायी बनने पर, रिस्पॉन्सिबल बनने पर बाध्य हुई, क्योंकि हमारी जो जुडिशियरी थी वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो चुकी थी, न्यायिक सक्रियता की भावना उसमें आ चुकी थी। और जब आ चुकी थी तो वहां पे फिर कार्यपालिका को भी काम तो करना ही था, क्योंकि यदि वो काम नहीं करती, और हमारी न्यायपालिका हमारे संविधान में दिया गया है कि वो स्वतंत्र है, किसी पर भी बाध्य नहीं है। स्टार्टिंग में, पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि आपके सेंटर में भी उसी पार्टी के आदमी, स्टेट में भी उसी पार्टी के आदमी, और इनफैक्ट जुडिशियरी में भी कहीं ना कहीं उनके ही आदमी, यानी कि स्वतंत्र है भी तो भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी में आपकी कार्यपालिका में भी वही, विधायिका में भी वही, और जुडिशियरी में भी उनके ही आदमी। अब न्याय होता तो कहाँ से होता, ठीक है। तो जो वो कह रहे थे तो सेम उसी तरीके से चल रहा था, लेकिन जब दूसरी पार्टियां चेंज हुई और इसमें से वो समझ में आए कि